ऐसी कौन सी कंडीशन है, क्योंकि ड्राई स्किन, ऑयली स्किन हर किसी में प्रॉब्लम है, तो आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? अच्छा, सनस्क्रीन का कितना यूज है ऑयली स्किन और ड्राई स्किन, विच इज बेटर? पनीर, दूध या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो लोग खाते हैं, या फिर मिठाई, चीनी, शुगर, इससे बहुत ज्यादा एक्ने होता है। नॉनवेज खाने से भी कुछ इफेक्ट होता है क्या? सप्लीमेंट्स और प्रोटीन, जैसे वे प्रोटीन वगैरह खाते हैं, तो इन सब से भी पिंपल्स होते हैं कि अल्कोहल और सिगरेट से क्या वाकई स्किन पे इफेक्ट पड़ता है? क्या ये जो कोरियन मास्क चेहरे पे लगाते हैं लोग, क्या ये सही है? तो और सवाल की मुल्तानी मिट्टी चेहरे पे कितना इफेक्टिव होती है, कि राइस वाटर कितना इफेक्टिव होता है, कि क्या मेल स्पर्म से चेहरे का ग्लो आता है? गोरा होने के लिए लोग ग्लूटाथायोन इंजेक्शन लगाने लगे हैं। बहुत सारे लोग विटामिन ई का जो कैप्सूल होते हैं वो सीधे चेहरे पे लगा लेते हैं। आयरन की कमी से स्किन पर क्या असर पड़ता है? क्या बायोटिन सप्लीमेंट से बालों और नाखूनों की सेहत पे सुधार आता है? क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स स्किन के लिए अच्छे होते हैं? ये बोटॉक्स को लेकर भी ना बहुत भ्रम है लोगों में, बहुत कंफ्यूजन है कि ज्यादा कॉफी पीने से भी स्किन को कुछ इफेक्ट होता है। स्ट्रेच मार्क्स को क्या हम परमानेंटली हटा सकते हैं? पिंपल्स, रिंकल्स या डार्क सर्कल्स, इनका सबसे बड़ा मेन कारण क्या है? ऑयली स्किन हो तो प्रॉब्लम है, ड्राई स्किन है तो प्रॉब्लम है, पिंपल्स या फिर रिंकल्स, डार्क पैचेस, डार्क सर्कल्स, इससे कब मिलेगी आजादी? कौन सा स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट सही होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल है जो हम सब अक्सर गूगल पर सर्च करते हैं, सोचते रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि स्किन जो है, स्किन को लेकर हर कोई बहुत सेंसिटिव होता है। और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हमारे शो में हम एक डर्मैट को ही बुलाते हैं और उन्हीं से सब कुछ पूछ लेते हैं और फ्री में कुछ आपको टिप्स भी दे देते हैं, क्योंकि एज वी नो कि डर्मेटोलॉजिस्ट के बड़े जो कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं बड़े महंगे होते हैं। सो आज हमारे साथ मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट और MBBS MD सौम्या सचदेवा। आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे शो में आए, वक्त निकाला, क्योंकि ये शो कुछ ऐसा है कि हम ऑडियंस को, कि बहुत सारे सवाल है इंडियंस के मन में आते रहते हैं, चाहे स्किन हो या कोई भी पार्ट हो बॉडी को लेकर, बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं और हमें एक्चुअल में जो सही ज्ञान होता है उसकी ज़रूरत होती है कि हमें कोई ज्ञान दे दे थोड़ा सा जो एक्चुअल में सही हो, मिथ ना हो। तो जैसे ऐसी कौन सी कंडीशन है, क्योंकि ड्राई स्किन, ऑयली स्किन हर किसी में प्रॉब्लम है। जैसे ऑयली स्किन है तो हमें गर्मियों में प्रॉब्लम होने लगती है और ठंड में ड्राई स्किन वालों को प्रॉब्लम होती है, तो बेटर करने के लिए कुछ सोल्यूशन बताइए। और कंडीशंस क्या क्या ऐसी कंडीशंस होती है जो कॉमन कंडीशन है ड्राई स्किन वालों को? ड्राई स्किन में ड्राइनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक उनको विंटर्स में ड्राइनेस ज़्यादा होती है, उस वजह से एक्जिमाज, एलर्जीज़, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है। ऑयली स्किन वाले लोगों को एक्ने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, एक्ने के फ्लेयर्स ज़्यादा होते हैं। सेबोरिक डर्मेटाइटिस यानी कि डैंड्रफ की इशू ज़्यादा होती है जिनको ऑयली स्किन की टेंडेंसी होती है। तो बेसिकली आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है वो आइडेंटिफाई करना, या कॉम्बिनेशन है, सेंसिटिव स्किन है, और उस हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आपका स्किन केयर रूटीन क्या है? मेरा स्किन केयर रूटीन, मैं बहुत सिंपल स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ, और मैं अपने पेशेंट्स को भी यही कहती हूँ कि बहुत इलेबोरेट 15-20 स्टेप का स्किन केयर रूटीन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 2 मिनट्स का एक स्किन केयर रूटीन करना है, जिसमें आपको फेस वॉश फॉलोड बाय मॉइस्चराइज़र फॉलोड बाय सनस्क्रीन मॉर्निंग में, जिसमें 1 मिनट लगता है। और शाम को जो लोग बहुत मेकअप यूज़ करते हैं तो मेकअप ज़रूर रिमूव करें, क्योंकि क्रॉनिकली अगर मेकअप आपके स्किन में रहता है रिपीटेडली तो वो इन्फ्लेमेशन करता है अंदर जाके, तो उससे स्किन डल हो जाती है, डार्क पैचेस आने लगते हैं, पिगमेंटेशन आने लगती है, तो ये सब इश्यूज़ होते हैं। तो मेकअप को ज़रूर रिमूव करें, फेस वॉश करें और रात को मॉइस्चराइज़र लगा के सोए। तो ये एक बेसिक स्किन केयर रूटीन है, मैं खुद ये फॉलो करती हूँ। बाकी अगर कोई इंटरेस्टेड होता है कि थोड़ा हम बेटर करना चाहते हैं तो फिर हम स्किन के हिसाब से, उनके कंसर्न के हिसाब से हम उसमें we can add certain steps in that skin care routine, but this is ये एक बेसिक स्किन केयर रूटीन है जो सबको ही फॉलो करना चाहिए, और इसमें बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगता। जैसे हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, बिल्कुल वैसे ही होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं डॉक्टर हम टाइम कहाँ से निकालें, तो मैं कहते हैं कि आप नहाते हैं, सुबह ब्रश करते हैं, आप डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, उसी तरीके से। इट्स नॉट 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। आप इसकी एक हैबिट बनाएंगे तो ये आपको लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा देगा। अच्छा, सनस्क्रीन का कितना यूज़ है और कितना
लोग बहुत कहते हैं कि सनस्क्रीन लगाना चाहिए, और ऐसा भी है कि ठंड में भी लगाना चाहिए, हर मौसम में लगाना चाहिए, तो इसको आप थोड़ा सा बताइए कि इसका फंडा क्या है? ये सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सनस्क्रीन एक तो हमारे स्किन को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है, दूसरा एजिंग के साइंस कम होते हैं रेगुलर सनस्क्रीन यूज़ करने से। SPF 30 एंड हायर इज़ फाइन। SPF 30 और SPF 30 से ऊपर आप कोई भी SPF यूज़ कर सकते हैं, और सनस्क्रीन को घर रहे या बाहर रहे एक बार तो ज़रूर अप्लाई करें। घर पे भी? बिल्कुल बिल्कुल। और आप घर से बाहर जाते हैं तो इट इज़ सजेस्टेड कि आप 3 to 4 आवर्स में रीअप्लाई करें। तो आइडियली 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे 3 बारी सनस्क्रीन अप्लाई करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को स्किन इश्यूज होते हैं, तो उनको तो हम प्रॉपरली घर रहते हैं तो भी कहते हैं कि 2 से 3 बार आपको अप्लाई करना है। अगर आप बिल्कुल घर में ही रहते हैं तो एटलीस्ट एक बार, हो सके तो 2 बार ज़रूर अप्लाई करें, और बाहर जाते हैं तो 2 to 3 आवर्ली 4 आवर्ली अप्लाई करना चाहिए। तो पहली बात तो सन रेज से क्या सही में स्किन कैंसर की जो चांसेस होते हैं, क्या सही में उससे हो सकता है? यूवी जो कहते हैं प्रोटेक्शन करो इसीलिए, क्या एक और चीज़ की जो हमारे टैनिंग जो होती है हमें दिखता है, स्किन यहाँ से वाइट यहाँ से ब्लैक दिखने लगेगा, तो वो कैसे इफेक्ट करता है? लाइक आई नो कि कुछ लेयर्स होती है स्किन की, पर वो किसको इफेक्ट करता है? शायद सबसे अंदर की लेयर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो इसका थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, टैनिंग, क्रॉनिक सन एक्सपोजर से टैनिंग का रिस्क बढ़ता है यूवी एक्सपोजर से। दैट इज़ वाई हम सनस्क्रीन एडवोकेट करते हैं। रही बात स्किन कैंसर्स की, तो हाँ, बहुत सारे स्किन कैंसर्स एक्सेसिव सन एक्सपोजर से होते हैं, पर स्किन कैंसर सिर्फ एक सन एक्सपोजर से नहीं होता। एक जेनेटिक प्री डिस्पोज्ड इंडिविजुअल में मल्टीफैक्टोरियल होता है, जिसके अंदर एक जेनेटिक टेंडेंसी है, वो वाला जीन है, तो वहाँ पे DNA जब एक्सेसिव सन एक्सपोजर से डैमेज होता है तो स्किन कैंसर्स हो सकते हैं। जिनको बहुत बार सनबर्न्स होते रहते हैं उनको स्किन कैंसर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि हम सनस्क्रीन एडवोकेट करते हैं। तो बट इसके अलावा ऑफ कोर्स सनस्क्रीन जो है हमारा टैनिंग प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्किन को डस्ट से, पोल्यूशन से बचाता है, एजिंग के साइंस कम होते हैं, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम सनस्क्रीन एडवोकेट। बहुत लोग जो लोग भूल जाते हैं सनस्क्रीन लगाना, आई थिंक आज से वो लगाने लगेंगे। लाइक बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आप स्किन केयर कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही है, स्पेशली जैसे ऑयली, और तो वो सब कैसे पता करें? मतलब कौन बताएगा? अब हर रोज डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जा पाता, तो आप इनिशियली अगर किसी को बोलेंगे कि ये एटलीस्ट ट्राई करो कि ये चीज़ें ध्यान में रखिए, कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखना जब आप प्रोडक्ट खरीदें। बेसिक चीज़ ये है कि नहीं, एक बार अगर आप पॉसिबल है तो इट इज़ बेटर कि आप रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स यूज़ करें और डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। नहीं दिखा सकते तो मोटी बात यह है कि ऑयली स्किन में हम लाइट वेट जेल बेस्ड प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं, ड्राई स्किन में हम क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं। किसी की सेंसिटिव स्किन होती है तो उसमें हम वो वाले प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं जिनमें कोई एडिटिव्स नहीं होते, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो सेंसिटिविटी करे स्किन को। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आप खुद से कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और आपको लगता है कि आपकी स्किन जल्दी रिएक्ट करती है, तो इनिशियली पूरे फेस पे ना लगाने की जगह आप उसको कान के पीछे थोड़ा लगा के 2-3 दिन लगा के ये देखिए कि क्या वो आपको सूट कर रहा है। इसको बोलते हैं पैच टेस्ट। अगर वो सूट कर रहा है तो फिर आप पूरे बॉडी में या फेस में जहाँ भी आप जो भी प्रोडक्ट है उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन और ड्राई स्किन विच इज़ बेटर? ऐसा कुछ बेटर नहीं है, जो भगवान ने दिया है वो अच्छा है। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी और आप उसे बदल नहीं सकते। लेकिन स्टिल एक होता है ना कि ज्यादा प्रॉब्लम, जैसे ज्यादा प्रिकॉशन, दोनों में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने अपने इश्यूज हैं। ऑयली स्किन में एक्ने वाले इश्यूज ज्यादा होते हैं, ड्राई स्किन में एक्जिमास, एलर्जीज, डर्मेटाइटिस, जिनको सोरियासिस की प्रॉब्लम है वो ड्राई स्किन से बढ़ती है, और बहुत सारे और इश्यूज होते हैं जो ड्राई स्किन से रिलेटेड होते हैं, तो वो ड्राई स्किन से रिलेटेड होते हैं। ऑयली स्किन में एक्नेस, ब्रेकआउट्स, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ये सब चीज़ें कॉमन होती हैं। ओके, तो अब मैं थोड़ा फूड सेक्शन में आ रही हूँ कि अब ये इस फूड से और स्किन का कनेक्शन, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे पनीर, दूध या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो लोग खाते हैं, या फिर मिठाई, चीनी, शुगर, इससे बहुत ज़्यादा एक्ने होता है। इज दैट ट्रू? हर किसी को नहीं होता, बट इट कॉमन है ये चीज़। ऐसा इसलिए क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में IGF-1 करके एक IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के लेवल्स को बढ़ा देते हैं, और मिल्क प्रोडक्ट्स में जो प्रोटीन्स होते हैं वो इंसुलिन लेवल्स को बढ़ा देते हैं, जिससे कि एक्ने ब्रेकआउट्स की टेंडेंसी होती है। हर किसी को नहीं होती बट काफ़ी कॉमन होती है। तो ये आपको नोटिस करना है, अगर आपने नोटिस किया है कि आपको मिल्क प्रोडक्ट से या शुगरी प्रोडक्ट्स भी इंसुलिन
इन्सुलिन लेवल्स को बढ़ाते हैं, उनसे ब्रेकआउट्स होते हैं, तो एडवाइस किया जाता है कि आप उनको कंज्यूम ना करें, क्योंकि अगर उससे आपको ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो फिर वो आपका एक ट्रिगर फैक्टर है। ओके तो फिर अगर इन डेयरी प्रोडक्ट्स को छोड़ दे तो कौन से ऐसे फूड आइटम्स है जो हमें अवॉइड करना चाहिए? फास्ट फूड, चाइनीज़ फूड जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं जो सबको पसंद है, शुगरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, मिल्क एंड मिल्क, बिल्कुल वो भी शुगरी प्रोडक्ट्स में ही आता है। चॉकलेट्स तो सबका सेम ट्रिगर नहीं होता है, बट दीज आर द कॉमन ट्रिगर्स, और ये आपको खुद नोटिस करना पड़ेगा किसको किस चीज़ से क्या ट्रिगर होता है। ये कॉमनली इम्प्लीकेटेड है, साइंटिफिकली इम्प्लीकेटेड है कि हाँ ये चीज़ों से ट्रिगर होता है, बट एक चीज़ सबके लिए सेम नहीं है। फ्रूट्स और वेजीज, इसमें भी प्रॉब्लम्स है क्योंकि इसमें फ्रूट्स भी और वेजीज तो अच्छे रहते हैं। आई हैव नॉट नोटिस्ड एनी सच थिंग विद फ्रूट्स एंड वेजीज। फ्रूट्स एंड वेजीज अच्छे क्वांटिटी में लेना चाहिए, विटामिन्स मिनरल्स का इंटेक अच्छा होना चाहिए, बेरीज का इंटेक अच्छा होना चाहिए। बेरीज आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, पोमेग्रेनेट, बेरीज, ये सब चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी स्किन को इंटरनली हील करते हैं, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, ब्रेकआउट्स कम करते हैं, स्किन का ग्लो इंप्रूव करते हैं। तो ये सब चीज़ें डाइट में सप्लीमेंट करने से आपका स्किन अच्छा रहता है नेचुरली। ओके तो फिर नॉनवेज खाने से भी कुछ इफेक्ट होता है क्या? डेफिनेटली होता है, सबको नहीं होता। अगेन ये साइंटिफिक स्टडीज हैं कि काफ़ी सारे लोगों में देखा गया है कि नॉनवेज कई लोग खुद बताते हैं कि नॉनवेज खाने से हमें ब्रेकआउट्स होते हैं, कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं, हाइव्स की प्रॉब्लम होती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई नोटिस करता है कि उनको ये सब एलर्जिक टेंडेंसीज आ रही हैं नॉनवेज फूड से, और किस पर्टिकुलर नॉनवेज फूड, तो उसको आपको डाइट से रिमूव करने में बेहतर है। ओके तो फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिम जाते हैं, तो वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स और प्रोटीन जैसे वे प्रोटीन वगैरह खाते हैं, yes. तो इन सब से भी पिंपल्स होते हैं। वे प्रोटीन इज प्रूवन टू कॉज एक्ने भी। वे प्रोटीन से बहुत सारे लोगों को, स्पेशली बॉडी एक्ने, छोटे छोटे एक्ने फॉर्म दाने होते हैं जो बॉडी पे आ जाते हैं। बहुत सारे लड़के आते हैं मेरे पास यंग एज जो जिम जाते हैं और वे प्रोटीन लेते हैं। आजकल और भी बहुत तरीके के सप्लीमेंट्स आ गए हैं मार्केट में, क्रिएटिन, पेप्टाइड्स एंड व्हाट नॉट। सो ये बहुत सारे, ये सब चीज़ों में पाया गया है कि ये सब एक्ने इंक्रीज़ करते हैं। ऑब्वियसली अगेन वही बात है कि हर बंदे को हर चीज़ से नहीं होगा, पर ये बहुत कॉमन है। वे से तो मैंने बहुत कॉमनली नोटिस किया है अपनी पेशेंट पॉपुलेशन में, साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि एक्ने से एसोसिएशन है। इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ, ऑब्वियसली जो लोग जिमिंग करते हैं उनको अपना प्रोटीन कंटेंट अच्छा रखना होता है, तो इट इज़ बेटर कि आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें। डाइट तो है ही, डाइट में तो इम्प्रूव करें, पर बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं, वो नहीं उतना प्रोटीन ले पाते, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन आप कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज़ बेटर देन द वे प्रोटीन। कि अल्कोहल और सिगरेट से क्या वाकई स्किन पे इफेक्ट पड़ता है? अगर वो बहुत कम पीता है, लाइक कोई, अगर मैं प्रैक्टिकली आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि अगर आप, जैसे डॉक्टर्स यही बोलते हैं कि वी शुड नॉट ड्रिंक, वी शुड नॉट स्मोक, बट नोबडी विल लिसन टू यू। जो मतलब पीने वाला होगा वो नहीं सुनेगा आपकी। लेकिन अगर प्रैक्टिकली पूछूं कि अगर कोई पीता होगा और वो बोलता होगा कि यार मैं तो सिर्फ हफ्ते में एक बार पीता हूँ, या मैं सिर्फ एक ग्लास वाइन पीता हूँ, तो इससे भी क्या फर्क पड़ सकता है? लॉन्ग टर्म में पड़ता है, बिकॉज अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग जो है हमारी बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट करते हैं, फ्री रेडिकल्स को बढ़ाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करते हैं। तो वो लॉन्ग टर्म में सारी स्किन डिजीजेज नहीं, इवन बॉडी के अंदर भी जितनी भी हमारी डिजीजेज होती हैं, क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं, सारी चीज़ें डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली डेफिनेटली रिलेटेड होती हैं। एडिक्शंस जो हैं वो सब चीज़ों को बढ़ाती हैं। इवन इफ़ आप वन टाइम यूज़ करते हैं तो भी एक लॉन्ग टर्म में उसका फ़र्क पड़ता है, बट ऑब्वियसली ओकेजनल यूज़ इज़ बेटर देन डेली यूज़ obviously, and not using is better than occasional use. So it is up to you. कहते कि रोज बहुत सारा पानी पियो और सब भूल जाओ, बाल, स्किन सब अच्छा रहेगा। Is that true? हाइड्रेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। लाइफस्टाइल हम इम्प्रूव करने को बोलते हैं स्किन के लिए, वो हाइड्रेशन भी एक फैक्टर होता है कि 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली कंज्यूम करने से बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और स्किन में भी ग्लो आता है। तो ऑफकोर्स ये एक लॉन्ग टर्म थिंग है। ऑफकोर्स ये क्योर नहीं है किसी चीज़ का, पर एक जो हम कहते हैं कि हमें लाइफस्टाइल मेजर्स अडॉप्ट करने हैं जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देते हैं, तो उसमें से एक एडिक्वेट हाइड्रेशन है। ओके क्या ये जो कोरियन मास्क चेहरे पे लगाते लोग, क्या ये सही है?
देखिए मास्क एक टेम्पररी ग्लो लेके आता है। मास्क बहुत तरीके के होते हैं, विटामिन सी मास्क, क्ले मास्क, बहुत तरीके के मास्क आने लगे हैं आजकल। कोलाजन मास्क 1 और 2 अ वीक अगर आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। एक टेम्पररी तो क्या इससे बाकी कोरियन ग्लो आएगा? कोरियन ग्लो तो नहीं आएगा। पहली बात तो इंडियन स्किन एंड कोरियन स्किन आर नॉट सेम एंड वी कैन नॉट गेट द कोरियन स्किन। कोरियन ग्लो नहीं आएगा, बट एक टेम्पररी ग्लो आता है। वो कोई भी मास्क से आपको, अगर आपने मान लो कल कहीं जाना है, आपका कोई फंक्शन है, तो यू कैन यूज अ मास्क एट नाइट, तो दैट्स ऑल। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कुछ लॉन्ग टर्म उसमें या स्किन में के लिए आप वो लगा सकते हैं। टेम्पररी मेजर। ओके, तो दैट इज एक और सवाल कि मुल्तानी मिट्टी चेहरे पे कितना इफेक्टिव होती है? मुल्तानी मिट्टी बहुत सारे लोगों को एलर्जीज करती है, इरिटेशन करती है। बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जिनको एलर्जीज, इरिटेशन, रेडनेस मुल्तानी मिट्टी से होती है। अब किसी को कुछ सूट कर गया तो लोग एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि मुल्तानी मिट्टी स्पेशली ड्राइनेस भी बहुत करती है। इवन ऐसे ही हल्दी हो गया, हल्दी इवन तो अच्छी है स्किन के लिए, भी एक होता है, उपटन होता है। बहुत सारी एसिडिक फूड्स लाइक ये नींबू हो गया, टमाटर हो गया, ये सब लोग फेस पे लगाते हैं। नींबू टमाटर तो एसिडिक होते हैं, तो एसिडिक फूड से अगेन स्किन पे इरिटेशन होने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। तो 10 में से 6 लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती है, 3 या 4 को नहीं होती है। तो आप कोई भी चीज़ यूज़ करें तो सोच समझ के करें, अपने फेस पे यूज़। DIYs जो ये होते हैं वो भी अगेन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं थोड़ा सा पहले बॉडी में कहीं पे पैच टेस्ट करके करें। एसिडिक चीज़ें तो मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप करें। जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि राइस वाटर कितना इफेक्टिव होता है? बहुत लोग राइस को बॉईल करके पानी रख देते हैं, बहुत लोग राइस को ही मिक्सर में पीस कर और स्क्रब बनाकर यूज करते हैं। इज दैट अगेन ये सारी चीज़ों के बेनिफिट्स भी हैं स्किन में, लेकिन बहुत सारे पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम्स भी करते हैं। राइस वाटर अगेन स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है, बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स में भी डाला जाता है, पर अगेन हर बंदे को हर चीज़ सूट नहीं करती है और बहुत सारे लोगों को इन नेचुरल प्रोडक्ट से इरिटेशन एंड एलर्जीज भी हो जाती है। तो हमेशा पैच टेस्ट करें अगर आप कोई भी DIY प्रोडक्ट यूज़ करें, दैट इज़ बेटर। एक्चुअली 2 ट्रेंड है जो दोनों बीच में हमने बहुत देखा था। एक था, और मैंने वीडियोस भी देखे थे इंस्टाग्राम वगैरह पे, कि क्या मेल स्पर्म से चेहरे का ग्लो आता है, और एक था मेंस्ट्रुएशन ब्लड से भी बहुत लोग अपना दावा करते थे कि चेहरा एकदम अच्छा हो जाएगा। ये बीच में आया था, मैंने भी सुना था इस बारे में। देखिए एक तो पहली बात ये है कि इससे बहुत ज़्यादा एलर्जीज होने के चांसेस हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। स्पर्म्स को फेस पे लगाने से या मेंस्ट्रुअल ब्लड को लगाने से इन्फेक्शंस और एलर्जीज हो सकती है। तो ये चीज़ प्लीज़ मत करिए, इस तरीके के चीज़ों को मत फॉलो कीजिए। माई सजेशन टू यूज़ दैट। गोरा होने के लिए लोग ग्लूटाथायोन इंजेक्शन लगाने लगे हैं, एंड मैंने ये भी सुना है कि आजकल बहुत सारे पार्लर्स भी इसे मतलब अपने यहाँ इसे ला रहे हैं कि हम आपको करवाएंगे। तो कितना इफेक्टिव है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? क्या आप एक डर्मैट होने के नाते आप किसी को रिकमेंड करेंगी कि आप ग्लूटाथायोन इंजेक्शन लगाओ? ग्लूटाथायोन से गोरापन नहीं आता है। ग्लूटाथायोन बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है और एक वेलनेस थेरेपी है जो हमारे टॉक्सिन्स को क्लीन करता है बॉडी से। तो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ जो टॉक्सिन्स को बॉडी से क्लीन करेगा और एंटीऑक्सीडेंट होगा, तो क्योंकि हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स क्लीन हो गए हैं तो स्किन अंदर से बेटर दिखेगी। बट ये नहीं होगा कि आपका स्किन टोन चेंज हो जाएगा, आप स्किन टोन लाइटर नहीं होगा, क्योंकि वो ग्लो करेगी तो ऐसा परसीव होता है कि स्किन लाइटर हुई है, बट वो स्किन टोन वही है, वो बस साफ हो गई और दैट्स इट। फेयरनेस नहीं होती उससे। दूसरी चीज़, लेने में कोई बुराई नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट है। पार्लर्स में अनएडुकेटेड डॉक्टर्स या वो लोग अनएडुकेटेड या जो वो डॉक्टर्स जो स्किन के डॉक्टर्स नहीं है, मैं सजेस्ट करूँगी जैसे पार्लर्स में तो बिल्कुल ही गलत है कि वहाँ पे तो बिल्कुल ही आपको कोई भी प्रोफेशनल होगा ही नहीं, बिकॉज ये एक इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट है। आप इस चीज़ को आप इंजेक्ट कर रहे हो, आप इट इज़ अ मेडिसिन दैट यू आर गिविंग। तो कोई भी आप बॉडी में इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट लेते हो 1% रिस्क होता है कि उससे एलर्जी हो सकती है। तो ग्लूटाथियोन काफ़ी सेफ होता है, पर ऐसा देखा गया अगर उससे एलर्जी हो गई उसी समय और बॉडी में रेडनेस आ गई, सूजन आ गई, तो कोई भी डॉक्टर वहाँ पे हो तो वो उसको एकदम हैंडल किया जा सकता है, उसकी एलर्जी को एकदम ठीक करने के लिए। और इंजेक्शंस होते हैं जो दिए जाते हैं उस समय एलर्जी को ट्रीट करने के लिए, नहीं तो वो बहुत बढ़ जाता है और उसके बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कि क्या विटामिन सी स्किन की चमक बढ़ाने में मदद करता है? विटामिन सी एक अच्छा प्रोडक्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। पिगमेंटेशन कंसर्न्स में हम विटामिन सी के सप्लीमेंट्स देते हैं, हम विटामिन सी के सीरम भी सजेस्ट करते हैं। बहुत सारे डीपिगमेंटिंग एजेंट्स में भी हम विटामिन सी एडेड होता है। तो विटामिन सी अच्छा रहता है स्किन के लिए, इन्फ्लेमेशन कम करता है, पिगमेंटेशन कम करता है। तो रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। कोई बहुत सारे लोग विटामिन ई का जो कैप्सूल होते हैं वो सीधे चेहरे पे लगा लेते हैं, तो क्या ये सेफ होता है?
कर सकते हैं, अनलेस आपको कोई आपकी सेंसिटिव स्किन हो तो एक बार आप चेक कर ले। अदरवाइज विटामिन ई भी स्किन के लिए अच्छा होता है। अगेन स्किन बैरियर रिपेयर करता है, मॉइस्चराइजर का भी काम करता है, पिगमेंटेशन में भी हेल्प करता है, तो अच्छा प्रोडक्ट होता है विटामिन ई। आयरन की कमी से स्किन पर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल, आयरन की कमी से बहुत ज़्यादा स्किन पे भी आता है और हेयर पे भी आता है। हेयर से तो डायरेक्ट लिंक है। अगर आपकी आयरन डेफिशिएंसी, हेमोग्लोबिन कम है, फेरेटिन लेवल्स कम है, तो आपके हेयर जो है हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा लिंक पाया गया है। हेयर ब्रिटल हो जाते हैं और स्किन में डलनेस, ड्राइनेस, स्किन जो है ख़राब सी दिखने लगती है, डल होने लगती है, तो ग्लो ख़त्म हो जाता है। तो वो आयरन एनीमिक्स में पाया जाता है। ओके, एक क्वेश्चन ये है कि क्या बायोटिन सप्लीमेंट से बालों और नाखूनों की सेहत पर सुधार आता है? ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। तो देखिए, बायोटिन ना एक विटामिन होता है हमारा, और बायोटिन बेसिकली अगर बायोटिन की डेफिशिएंसी होती है ना बॉडी में, तो उससे नाखून ब्रिटल हो जाते हैं और बाल भी गिरने लगते हैं और बाल भी ब्रिटल हो जाते हैं। लेकिन बायोटिन डेफिशिएंसी हर बंदे में नहीं होती, बहुत रेयर होती है, लेकिन इसका कोई टेस्ट नहीं होता। इसीलिए बायोटिन के सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिनको हेयर फॉल की इशू होती है, जिनको ब्रिटल नेल्स। लेकिन अगर आपके बायोटिन लेवल्स ठीक हैं और आप बायोटिन ले रहे हैं, तो वो कोई हेयर ग्रोथ या आपके नील्स को इंप्रूव नहीं करेगी। इसीलिए उसको लॉन्ग टर्म 1-1 साल 2-2 साल लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग आके खुद ही इंस्टाग्राम पे सुन के कुछ गमीज़ ले रहे हैं। गमीज़ में तो कंटेंट ही ख़राब होता है, कम होता है, बट एनीवे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं और सालों साल ले रहे हैं, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। 2 to 3 months सप्लीमेंटेशन जस्ट बिकॉज इन केस देयर इज़ अ बायोटिन डेफिशिएंसी, तो वो हेल्प करेगा, दैट इज़ ऑल। अदरवाइज हेयर और नेल्स पे ये नहीं है कि वो हेयर की ग्रोथ को इम्प्रूव करेगा। अनलेस डेफिशिएंसी है तो वो हेल्प करेगा। ओके, क्या किसी खास उम्र के बाद हमें मतलब ऐसे विटामिन सप्लीमेंट्स या मल्टी विटामिन्स लेना चाहिए? तो मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स हम बहुत सारी चीज़ों में एडुकेट करते हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। मल्टी विटामिन सप्लीमेंट्स कुछ कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन अगर आप वेल बैलेंस्ड डाइट लेते हैं जिसमें आपकी डाइट में अच्छा क्वांटिटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, तो रेगुलर मल्टी विटामिन अननेसेसरी लंबे समय लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म एक्सेसिव डोजेज, मेगा डोजेज कैन कॉज टॉक्सिसिटीज ऑल्सो। ओके, क्या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स स्किन के लिए अच्छे होते हैं? हाँ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर एंटीऑक्सीडेंट्स और वो स्किन के लिए अच्छे होते हैं। स्किन तो कोई भी ले सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं, अगेन एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो स्किन आपकी जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो वो फ्री रेडिकल्स को कम करता है, स्किन अंदर से ग्लो आता है आपके स्किन में, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, ब्रेकआउट्स कम करता है, एजिंग कम करता है। तो हेयर के लिए भी हम एज ए सप्लीमेंट देते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, अगेन इन मॉडरेशन। ओके, जैसे आजकल का, क्योंकि अब मॉडर्न ज़माने में देखें तो बोटॉक्स, फिलर्स और ये सब कराना बहुत कॉमन हो गया और लोग शौक से कराते हैं। पहले ज़रूरत भी होती थी, कुछ मेडिकल कंडीशंस होती थी, लेकिन अब लोग अपने शौक से कराते हैं। तो मुझे बताइए कि ये बोटॉक्स को लेकर भी ना बहुत मतलब भ्रम है लोगों में, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत लोग डरे रहते हैं कि कहाँ से कराए, कहीं साइड इफेक्ट्स ना हो जाए या फिर कुछ ऐसा इफेक्ट ना हो कि बाद में कुछ कैंसर टाइप की चीज़ें हो जाए। तो ऐसी कोई चीज़ें हैं इससे रिलेटेड? कैंसर से तो कोई लिंक नहीं है। बोटॉक्स बेसिकली आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है, जिसकी सेकेंडरी टू दैट आपके रिंकल्स इंप्रूव होते हैं, फाइन लाइंस और रिंकल्स पे वर्क करता है व्हेन यू यूज इट एज अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। बोटॉक्स मेडिकल ट्रीटमेंट भी है बहुत सारी कंडीशंस में। ओके, और फिलर्स की बात की जाए तो फिलर्स बेसिकली जहाँ पे आपका वॉल्यूम लॉस होता है वहाँ पे फिलर्स हम इंजेक्ट करते हैं। वो हाइलुरोनिक एसिड के बने होते हैं। फॉर एग्जांपल एजिंग के साथ साथ यहाँ पे आपके गड्ढे आने लगते हैं आईज के नीचे। आप एज के साथ देखेंगे ये वाला जो आपके चीक बोन्स है ये पतले होने लगते हैं। आपका जो है यहाँ पे मास कम हो जाता है। तो उस केस में हम फिलर्स यूज़ करते हैं जॉ लाइन रीडिफाइन करने के लिए, ये वाली लाइंस के लिए। बहुत सारे इंडिकेशंस है फिलर्स के। बोटॉक्स के बेसिकली कॉस्मेटिक इंडिकेशन में रिंकल्स के लिए यूज़ होता है, अदरवाइज और भी बोटॉक्स के इंडिकेशंस होते हैं। कैंसर से कोई लिंक नहीं है और ये दोनों कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स हैं। और इट इज़ सजेस्टेड कि आप एक डर्माटोलॉजिस्ट, वेल क्वालिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट विद एडिक्वेट एक्सपीरियंस, उन्हीं से ही आप ये प्रोसीजर्स कराएं और बहुत सोच समझ के कराएं। बाकी अगर आप अच्छे डॉक्टर से कराते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए, बट आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं। ओके, इनके परमानेंट रिजल्ट होते हैं? कोई भी चीज़ स्किन में परमानेंट नहीं होती, जो आपकी नेचुरल चीज़ है वही परमानेंट है। तो इनमें ऑब्वियसली आपको बोटॉक्स आपको अराउंड 6 to 7 months में यू हैव टू टेक टचअप, और फिलर्स का 1 year 1.5 year तक भी लास्ट कर सकता है। अगेन फिर आपको रिटर्न आपको करवाना होता है। कि ज़्यादा कॉफ़ी पीने से भी स्किन को कुछ इफेक्ट होता है? क्योंकि कॉफ़ी लवर्स तो बहुत सारे होते हैं।
कैफीन से स्किन ड्राई हो सकती है, कुछ लोगों को ब्रेकआउट्स भी हो जाता है कैफीन से, नॉट एवरीबडी। वैसे कैफीन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, अच्छा भी होता है स्किन के लिए, पर अगर कोई नोटिस करता है कि उसको ड्राइनेस या ब्रेकआउट्स होते हैं तो फिर कॉफ़ी अवॉइड करनी चाहिए। स्ट्रेच मार्क्स को क्या हम परमानेंटली हटा सकते हैं? पॉसिबल है? स्ट्रेच मार्क्स ट्रीट किए जा सकते हैं, अप टू 80 to 90% ट्रीट किए जा सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट्स और माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट से हम ट्रीट कर सकते हैं। 100% नहीं निकलते, बट 80 to 90% इम्प्रूवमेंट स्ट्रेच मार्क्स में आ जाता है। और अगर आप प्रेग्नेंट है या आप और आपको स्ट्रेच मार्क्स की टेंशन है, तो प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही आप ध्यान रखिए कि एक अच्छी डाइट लीजिए, हाइड्रेशन इंप्रूव करिए अपना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट गेन ना हो, वॉकिंग करिए रेगुलरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ऑलिव ऑयल और मॉइस्चराइजर्स रेगुलरली लगाएं, जिससे कि स्किन डिस्टेंड हो जाती है और कम बनते हैं स्ट्रेच मार्क्स। ओके, तो वो कौन सी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए रेगुलरली, चाहे वो खाने को लेकर हो, स्किन केयर को लेकर हो, और जैसे 2-3 चीजें करनी चाहिए और 2-3 चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? अगर आप अपना अच्छा स्किन चाहते हैं तो आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, जिसमें आप एक वेल बैलेंस डाइट लीजिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए, 2 से 3 लीटर पानी रोज़ कंज्यूम कीजिए, सर्केडियन रिदम सही होना चाहिए, जो आपका स्लीपिंग पैटर्न होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी 2 बजे सो रहे, कभी 12 बजे सो रहे, कभी 4 बजे, तो एक रिदम होना चाहिए जो आपका मेंटेन रहना चाहिए। स्लीप क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस रहता है वर्क रिलेटेड, जो बहुत कॉमन है, ठीक है स्ट्रेस होता है, लेकिन आप स्ट्रेस को वेंट करने के लिए यू शुड हैव वेज लाइक मेडिटेशन करिए, योगा करिए, डांस करिए, जो आपको पसंद है वो करिए, और स्ट्रेस लेवल्स अपने कम रखिए, जो आपके लिए वैसे भी अच्छा है, सिर्फ स्किन की बात नहीं है, बॉडी के लिए भी अच्छा है। और इसके अलावा एक बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो कीजिए, जिसको मैंने बीच में भी बताया था कि एक बेसिक मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन और बेसिक नाइट रूटीन, जिसमें मॉइस्चराइजर, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग एंड फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर इन इवनिंग, विच विल हार्डली टेक अ मिनट। तो वो आप रेगुलरली करेंगे तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, हाइड्रेटेड रहेगी, और अगर आपको कोई भी स्किन और हेयर कंसर्न्स हो तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले। ऐसी कौन सी सिचुएशंस है कि डर्मेट के पास जाना आपको चाहिए ही चाहिए, कि अगर प्लीज कुछ कर रहे हो तो ये छोड़ दो, जाओ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और कंसल्ट करो, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्किन कंडीशंस बहुत डाइवर्सिटी में होती हैं, तो कोई भी आपको स्किन में कोई रैशेस हैं, कोई स्किन कंडीशंस है, हेयर कंडीशंस है, नेल कंडीशंस है, आई वुड सजेस्ट कि अपने आप ट्रीटमेंट ना करके आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें जो हम खुद यूज़ कर लेते हैं या केमिस्ट से पूछ के या इधर उधर पूछ के करते हैं, और उनके जब अगर वो वर्क नहीं करता और उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो साइड इफ़ेक्ट्स के कारण पिगमेंटेशन, स्कारिंग, ये सब चीज़ें जब आने लगती हैं, प्रॉब्लम्स होती है, तो उनका ट्रीटमेंट फिर बहुत लंबा चलता है और टाइम लेता है। इससे बेहतर है कि पहले ही आप सावधानी बरतें, और अगर कोई भी स्किन कंडीशन होती है, हेयर कंडीशन, नेल कंडीशंस होती हैं, तो आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाइए। जैसे आप बाकी कंडीशंस में खांसी, ज़ुकाम, बुखार, जितनी भी रेगुलर कंडीशंस हैं, आप उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे इसमें खुद के नुस्खे या इधर उधर से पूछ लेने से बहुत सारी प्रॉब्लम तो डेली हम देखते हैं कि दीज आर द थिंग्स दैट हमारे सामने आती हैं। अच्छा, क्या रूटीन चेकअप भी कराना चाहिए? मतलब एक होता है कि एक बार तो एटलीस्ट साल में एक बार या 6 महीने में एक बार ऐसा कुछ रूटीन चेकअप कराना चाहिए किसी को? वो तो एक पर्सनल चॉइस है, बाकी ये तो स्किन की केयर है, जो चाहता है जो वो कर सकता है। आई थिंक अब ये सब बढ़ भी गया है, लोग अब करवाने लगे, ज़्यादा अवेयर है, अब स्किन को लेकर अवेयर हो गए लोग कि हाँ चेहरा है तो फिर चेहरे को सही रखना जरूरी है। खैर, एक और क्वेश्चन ये है कि जो बेसिक से करूंगी, जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती है, पिंपल्स, रिंकल्स या डार्क सर्कल्स, इनका सबसे बड़ा मेन कारण क्या है? तीनों के अलग अलग कॉजेज हैं। पिंपल्स की बात करें तो पिंपल्स जो होते हैं एक्सेस सीबम प्रोडक्शन की वजह से होते हैं, तो हमारे ये स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो सीबम प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ एक कॉज है ये। अब वो हार्मोनल कंडीशन से बढ़ता है, सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन से बढ़ता है, बहुत सारी रीज़न से पिंपल्स आने की कॉजेज़ होते हैं। और मोस्ट कॉमन जो पिंपल्स होते हैं वो टीनेज ईयर्स में होते हैं, लेकिन अडल्ट एज में भी पिंपल्स पाए जाते हैं, जिसके पीछे बहुत सारे हार्मोनल कंडीशंस होते हैं, जिनका वर्कअप करना भी बहुत ज़रूरी होता है। रही बात डार्क सर्कल्स की, डार्क सर्कल्स एक लाइफस्टाइल इशू है। अच्छी नींद ना लेने से, स्ट्रेस लेने से हो सकता है, लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस भी इससे लिंक्ड है, जैसे कि लो हीमोग्लोबिन, थायराइड डिजीज़, तो ये डार्क सर्कल्स की बात हुई। रिंकल्स आपने बोला, रिंकल्स एक नॉर्मल एजिंग की वजह से आते हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा मसल्स
यूज़ होता है, ज़्यादा लाइफस्टाइल जिनकी अच्छी नहीं है, एडिक्शंस हैं या एक अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, अच्छा नींद नहीं लेते, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, उनको जल्दी और ज़्यादा एजिंग होती है, तो वो अगेन वो रिंकल्स होते हैं उस कारण। अच्छा, ओके। एक और मेरा सवाल है कि स्किन से रिलेटेड बड़ी बीमारी या कोई ऐसा कंडीशन जो हमें नहीं पता है, बहुत सारी कंडीशंस हैं, फिर भी एक दो जो आप शेयर करना चाहेंगे कि जो अब कॉमन होती जा रही है, जो कॉमन होती है स्किन से रिलेटेड। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो बड़ी बीमारियां भी बहुत सारी हैं। अब कुछ बड़ी बीमारियां मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शंस, जिसको टीनिया इन्फेक्शंस कहते हैं। टीनिया इन्फेक्शंस इंडिया में इतना कॉमन हो गया है और लोग आम तौर पे केमिस्ट के पास जाते हैं और वो स्टेरॉइड क्रीम्स दे देते हैं फंगल इन्फेक्शन के लिए, जिससे कि वो टेम्प्रेरी बैठ जाती है और फिर उभर के वापस आती है। वहाँ पे स्किन भी पतली हो जाती है और ये एक बहुत बड़ी रैम्पेंट प्रॉब्लम हो गई है, बिकॉज लोग सेल्फ ट्रीट करते हैं स्किन डिजीज। फिर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ख़राब हो जाती है तो हमारे पास आते हैं। ऐसे ही सोरियासिस की बीमारी लोग जाते हैं केमिस्ट के पास या लोकल डॉक्टर्स के पास, जिनको स्किन की नॉलेज नहीं होती है, तो वो स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस या स्टेरॉइड्स दे देते हैं, जिससे कि सोरियासिस इमीडिएट बैठती है लेकिन पूरा उभर कर बॉडी में वापस आती है। ऐसे और भी कंडीशंस होती हैं, एक्जेमास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्जेमास, हेयर की कंडीशंस तो बतेरी हैं स्किन। अच्छा, ये कहते हैं कि योर स्किन टेल्स योर स्टोरी, लेकिन आपकी बॉडी कैसी, क्योंकि जैसे यहाँ की स्किन अगर ब्लैक है तो कुछ और मतलब हुआ, ऐसे मैंने पढ़ा है कि जैसे गर्दन में अगर कुछ ब्लैक लाइंस है तो उसकी अलग, डायबिटिक अगर आप है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। मोटी मोटी बात की जाए तो आपकी जो स्किन है वो आपकी बॉडी की हेल्थ को दर्शाती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है, आप एक वेल बैलेंस डाइट लेते हैं, आपका सर्केडियन रिदम अच्छा है, आपका स्लीप पैटर्न अच्छा है, हाइड्रेशन आप मेंटेन करते हैं, एडिक्शंस नहीं है, तो वो आपकी स्किन पे भी शो होता है। जो आपका जो स्किन का इंटरनल ग्लो है वो आपके लाइफस्टाइल से ही रिलेटेड होता है। बाकी बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे जिनको पिगमेंटेशन आती है, नेक में पिगमेंटेशन आती है, तो वो उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोर ऑफ वेट, किसी लोगों को स्किन टैग्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, डार्क सर्कल्स मैंने बताया हाइपोथायराइडिज्म में ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। किसी को यहाँ पे चिन एरिया में हेयर होते हैं, यहाँ पे एक्सेस हेयर होते हैं, एक्ने होते हैं, तो ये वाला एरिया जो हमारा जॉ लाइन का एरिया है, यहाँ पे एक्ने आना या हेयर आना, ये इंडिकेट करता है कि कोई हार्मोनल कंडीशन हो सकती है, जिसमें मोस्ट कॉमन PCOS है, हाँ PCOD PCOS है। उसके अलावा थायराइड डिजीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं इनके। तो जब हमें अपना डर्मेट ढूंढना होगा तो हम हर चीज़ के लिए होमवर्क करते हैं, तो इसके लिए हम कैसे ढूंढें कि कितना जैसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या देखकर हम अपना डॉक्टर चुने? बिल्कुल। तो डर्मेटोलॉजिस्ट इज अ क्वालिफाइड डॉक्टर हु हैज़ डन MBBS फॉलोड बाय MD इन डर्मेटोलॉजी। तो ये आपको देखना है कि MBBS एंड MD डर्मेटोलॉजिस्ट को ही आप दिखाएं। आजकल मार्केट में क्वैकरी बहुत ज़्यादा हो गई है। Exactly. तो बहुत सारे और लोग हैं, काफ़ी बार तो अनक्वालिफाइड लोग हैं जो अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट प्रोक्लेम करते हैं। मैंने देखा है कुछ डाइटिशियंस भी दे आर रनिंग स्किन क्लिनिक्स एंड राइटिंग डर्मेटोलॉजिस्ट अंडर द नेम। तो मेरे पास भी दो तीन बार ऐसा हुआ है, बोले कि हमें कैसे पता चलेगा डॉक्टर, हम तो डॉक्टर नहीं है ना, हमें तो नहीं पता। तो मैं उनको कहती हूँ कि आप किसी को भी दिखाएं ना, तो उनको बोलिए कि वो अपनी स्टैम्प लगाएं। कोई भी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर अपनी स्टैम्प ज़रूर लगाएगा प्रिस्क्रिप्शन में, और जो क्वालिफाइड नहीं होगा वो नहीं लगाएगा, क्योंकि जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो स्टैम्प नहीं लगाएगा, वो अपना साइन भी ठीक से नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं। ऑफ कोर्स आजकल की डेट में तो इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ गूगल एंड सोशल मीडिया, एवरीथिंग इज विजिबल एंड एवरीथिंग इज देयर एंड यू कैन डू योर सर्च वेल, you can find out everything beforehand. So you should be cautious and careful about everything, I guess. Thank you so much for coming and thank you so much. ये बहुत काम की चीज़ आपने बताई है। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।